हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट कल सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था और आपको मैंने बताया था कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अगर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, अगर वो इसका सेंटर है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था μ/4 2 पाई I/r। अगर हम डायरेक्शन पता लगाते हैं तो जिस तरफ करंट जैसे जो घूम रहा है क्लॉकवाइज, अगर करंट से घूम रहा है तो अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाना है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो क्रॉस बनती है। क्रॉस का मतलब है इनवर्ड बनती है। तो फिर आपको मैंने ये बताया था कि अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो फेस है ये वाला, ये साउथ पोल की तरह काम करता है और जिसका बैक फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। अब बच्चे ऐसा है कि आप इसको ये देखिए, ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसका जो प्लेन है ना वो ये वाला प्लेन है, ये प्लेन है इसका सर्कुलर कॉइल का जो मैंने ड्रा किया है। अब इसका मैं प्लेन चेंज कर रहा हूँ, इसका प्लेन मैंने ये कर दिया। ये कौन सा प्लेन है आपके पास? वर्टिकल प्लेन है। अब मैंने ये सर्कुलर कॉइल का जो प्लेन है ना वो ये वाला कर दिया, वर्टिकल प्लेन कर दिया। अब मैं इसको ऐसे बनाऊँगा, है यही सेम सर्कुलर कॉइल, इसका मैंने प्लेन चेंज कर दिया। अब ऐसे ही दूसरा केस है कि मैंने इसका प्लेन हॉरिजॉन्टल कर दिया, मतलब ये एक तरह का आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, ये इस तरह का हो गया। तीन तरह की मतलब इसके ओरिएंटेशन मैंने बनाई है। ये इन द प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो इसको मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ, ये वर्टिकल प्लेन है कॉइल और इधर वाला जो है वो कॉइल किस में है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में है। ये मैंने बनाया। अब बच्चे इसमें अगर करंट ऐसे आ रहा है, इस तरह करंट आने का पता है क्या मतलब है? थोड़ा ध्यान से ये बात को आपने समझना है सबने। इस तरह करंट आ रहा है, ये एरो लगा हुआ है, अगर इस तरह करंट आ रहा है मतलब जो करंट है वो बार की तरफ आ रहा है। इस साइड से जो करंट है ना वो बार की तरफ आ रहा है। मतलब तुम ये मान के चलो कि वर्टिकल सर्कल में ये आउटर साइड है और इधर वाली जो साइड है वो इनर साइड है, ठीक है। मतलब ये जो है साइड ये बाहर है, बोर्ड से बाहर है ऐसे, और ये वाली जो साइड है ये बोर्ड के अंदर है। अगर मैं वर्टिकल सर्कल ऐसे बनाऊं तो ये केस हो गया, ये आउटर साइड है और जो पीछे आपको दिखाई नहीं दे रही है वो इनर साइड है, ठीक है जी। अब जो करंट आ रहा है वो आउटर साइड में बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे करंट आउटर साइड में बाहर की तरफ आ रहा है। अगर करंट आउटर साइड में ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे मैं ना करंट के साथ ना डॉट लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट का मतलब आउटवर्ड होता है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे करंट हो, कुछ भी हो, डॉट मीन्स आउटवर्ड। तो मैंने करंट के साथ डॉट लगा दिया, मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो मैंने करंट के साथ क्या लगा दिया है? क्रॉस लगा दिया। यहाँ से करंट जो है वो एंटर कर रहा है, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है और नीचे से जो करंट है वो क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। देखो ना, दोबारा समझने वाली बात है, इसमें हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। ये वर्टिकल सर्कल हो गया। अगर ऐसे करंट घूम रहा है तो ऊपर वाली साइड से करंट बाहर आ रहा है और घूम के वो नीचे से एंटर कर रहा है, ऊपर वाली साइड से करंट बाहर आ रहा है और घूम के नीचे से वो एंटर कर रहा है। तो अगर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से राइट साइड पे बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी आपके पास वो राइट साइड पे बनेगी। थोड़ा डायरेक्शन का रोल है इसके अंदर। तो वर्टिकल सर्कल में अगर इस तरह हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी राइट साइड पे, ठीक है। वर्टिकल सर्कल है ना। फिर भी जो बच्चे वीक है, जिनको डायरेक्शन समझ कम आती है, तो उनके लिए एक सिंपल तरीका है, जिस तरफ ये वाला एरो बनाया है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ऐसा थोड़ा याद कर सकते हो, क्रैम कर सकते हो अगर आपके फिंगर्स की ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो। ये हो गया। अब इसी वर्टिकल सर्कल में मैं एक डायरेक्शन और बनाता हूँ, इस तरह। ये करंट अपर साइड्स में, अब बताइए जो करंट है ना वो एंटर कर रहा है,
ये वर्टिकल सर्कल है, इसमें अपर साइड से जो करंट है वो एंटर कर रहा है। अगर अपर साइड से करंट एंटर कर रहा है तो जो बॉटम साइड है वहाँ से जो करंट है वो बाहर आ रहा है। अपर साइड से करंट एंटर कर रहा है और बॉटम साइड से जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखो ये एरो लेफ़्ट साइड पे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बनेगी सेंटर पे वो लेफ़्ट साइड पे बनेगी। जिनको डायरेक्शन में समझने में दिक्कत है वो ये एरो से जो मैग्नेटिक फील्ड बना लिया आपका। फिर भी तुम चेक कर सकते हो, अपर साइड में करंट ना एंटर कर रहा है, ये नहीं करंट इधर जा रहा है, करंट एंटर कर रहा है। ये वर्टिकल सर्कल है, करंट एंटर कर रहा है तो आपका जो थंब है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन याद कर सकते हो आप, नहीं तो समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो मैंने वर्टिकल सर्कल की आपको डायरेक्शन समझाई है। नेक्स्ट आपको मैं डायरेक्शन समझा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल सर्कल की। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल है वही रिंग ही है, ये वाला ही है, बट इस रिंग को हमने ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो इसमें जो करंट है ये ऐसे आ रहा है, इस तरह जा रहा है। तो डायरेक्शन देखिए आप, ऐसे करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, ऐसे फिंगर घुमाओगे आप, जैसे ये घूमती है ना, चक्की घूमती है वैसे है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पे करंट के साथ ना क्रॉस लगा देता हूँ, इधर करंट की डायरेक्शन के साथ ना डॉट लगा देता हूँ। ये करंट की डायरेक्शन है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, ये आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है और यहाँ पे जो करंट है ना वो यहाँ से बाहर आके इधर से एंटर कर रहा है। तो जो थंब है उसकी डायरेक्शन कहाँ बन रही है, वर्टिकली अपवर्ड बन रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी वो वर्टिकली अपवर्ड बनेगा इस केस में। सिंपल बात ये है कि अगर वर्टिकल सर्कल हो तो मैग्नेटिक फील्ड या तो राइट बनेगा या लेफ़्ट बनेगा। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड या वर्टिकली अपवर्ड बनेगा या वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा। वो देखते हैं, अपन सेकंड केस बनाते हैं। ये अपने पास हॉरिजॉन्टल सर्कल है, अब मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, ये कर दी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अब यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, ये एरो है ना, इस एरो का मतलब है कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, इधर से जो करंट है वो एंटर कर रहा है। अब यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, उधर से बाहर आ रहा है। तो आप अगर आप फिंगर घुमाते हो, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, उधर से बाहर आ रहा है, तो थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, उधर से करंट बाहर आ रहा है, तो थंब की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो ये चारों डायरेक्शन या तो आप याद करो या बना के देखो, आनी चाहिए, इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। अब इसी के बेस पे आपको मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं आप, डायग्राम बनी हुई है और हमने मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है कितना होगा सेंटर पे। हाँ जी, ये डायग्राम है अपने पास। ये अपना हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये अपने पास है वर्टिकल सर्कल। ये करंट हो गया, इसका सेंटर है O, रेडियस है R। दूसरे केस में ये करंट है, इसका भी सेंटर O है, रेडियस R है। हमने पता लगाना है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है कितना होगा। तो बच्चे इसके लिए इनकी नंबरिंग करते हैं अपन। ये फर्स्ट है और ये सेकंड हो गया। अब जो फर्स्ट कॉइल मैंने बनाई है वो कौन सा सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। अभी मैंने आपको पिछले केस में ना डायरेक्शनें सारी समझाई है। तो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है इसमें बताना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल सर्कल देखो बस, इसमें यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, इधर से एंटर कर रहा है ऐसे। क्या हॉरिजॉन्टल सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड बन रही है? हाँ जी, देखो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, इधर से एंटर कर रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड बन रही है? हाँ जी बन रही है। चेक कर सकते हो तुम, पिछली जो डायग्राम्स मैंने बनवाई है ना उसमें आप चेक करो।
इसमें मैं ना मैग्नेटिक फील्ड अलग से शो कर रहा हूँ, डायग्राम में अलग से बना रहा हूँ, ताकि हमें यहाँ पे होस पोस ना हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो B1 है उसकी वैल्यू अपने पास है हॉरिजॉन्टल सर्कल में μ0/4 2 पाई I/r, डायरेक्शन है इसमें अपवर्ड। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी। ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। ये O सेंटर, मैंने अलग से डायग्राम बना दी, बात वही है। अब ड्यू टू सेकंड कॉइल, जो सेकंड कॉइल है वो वर्टिकल कॉइल है, वर्टिकल है। इस वर्टिकल के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं आप। फॉर्मूला तो वही होगा B2 = μ0/4 2 पाई I/r, फॉर्मूला वही है। डायरेक्शन देखते हैं, ये आपके पास वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल में यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और नीचे से करंट एंटर कर रहा है, तो जो थंब है वो कहाँ जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। वैसे भी ये वाला भी एरो कहाँ पे है, वर्टिकल सर्कल में राइट साइड पे है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी B2 की, वो राइट साइड पे बनेगी। वर्टिकल सर्कल में जो करंट है यहाँ से बाहर आ रहा है, नीचे से एंटर कर रहा है, तो आपके पास जो थंब है वो राइट साइड पे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट साइड पे। ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट एंटर कर रहा है, राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बना। तो ये अपने पास ना B2 आ गया। डायरेक्शन किस तरफ है, B2 में राइट साइड पे। अब B1 और B2 दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो ये अपने पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड का पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बनेगा √B1² प्लस B2²। B1 की और B2 की अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो साथ में सोल्व करके ये ना √2 आ जाएगा। चेक कर सकते हो तुम, B1 और B2 की वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये साथ में क्या लग जाएगा, √2 आ जाएगा। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो और एंगल उनमें हो 90 डिग्री, तो वैल्यू एक की लिखते हैं ना, साथ में √2 लगा देते हैं। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंगल बाइसेक्टर पे होगी, डेट इज़ 45 डिग्री पे होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एंगल बाइसेक्टर पे होगी, डेट इज़ 45 डिग्री पे होगी। ठीक है। जब दो वेक्टर बराबर हो ना, तो रिजल्टेंट बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर से निकलता है। तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन आ गई जो मैंने बनाई है, और ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया μ0/4 2 पाई I/r, साथ में हमने क्या लगाया है, √2 लगा दिया। ठीक है जी। चलिए, इस तरह के हमें थोड़े क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम एक फॉर्मूला समझते हैं और वो देखते हैं आपका क्या फॉर्मूला है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला समझेंगे। सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप सबने याद किया हुआ है। हाँ जी, क्या फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, B = μ0/4 2 पाई I/r। μ0/4 2 पाई I/r हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है। अब एक बात बताइए, ये पूरा सर्कल आ रहा है? हाँ जी, पूरा सर्कल आ रहा है। अगर ये पूरा सर्कल आ रहा है तो पूरे सर्कल में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। 2 पाई का मतलब हो गया 360 एंगल हो गया, पूरा सर्कल आ रहा है। और ये अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। अब यहाँ पे मैं अगर 2 पाई की जगह थीटा लगा दूँ, थीटा पता मैं क्यों लगा रहा हूँ, अगर आपके पास पूरा सर्कल है तो आप थीटा की वैल्यू 2 पाई लगा दो। लेकिन अगर आपके पास सेमी सर्कल है, जैसे ये डायग्राम है, सेमी सर्कल में कितना एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, 180 डिग्री। तो आप थीटा की वैल्यू सेमी सर्कल के लिए कितने लगा दोगे, पाई I/r हो जाएगा। मतलब जो आपके पास सर्कल है उस हिसाब से आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अभी तक तो हमने कंप्लीट सर्कल पढ़ा है, तो अपन यहाँ पे 2 पाई लगाते थे। लेकिन अगर आपके पास हाफ सर्कल है तो थीटा की वैल्यू आप पाई लगाएंगे। अगर आपके पास क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर का मतलब 1/4 सर्कल है,
तो थीटा की वैल्यू आप पाई/2 लगाएंगे। तो ऐसे एक फॉर्मूला ये एक याद रखना है। अब मैं आपको इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अब अपने पास क्वेश्चन ना कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, एक सर्कुलर आर्क होगी। आपने देखना है कि वो जो आर्क है वो कंप्लीट आर्क है, पूरा सर्कल है, सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है। आपने उसके हिसाब से, हाँ जी, आपने उसके हिसाब से थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है एंड वी गेट द आंसर। ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है अपने पास जो मैं बना रहा हूँ। ये डायग्राम है, इसमें O सेंटर हो गया, जो इनर रेडियस है वो R1 है, जो आउटर रेडियस है वो R2 है। यहाँ से करंट आ रहा है I और वो करंट I ऐसे फ्लो करके वापस आ गया। हमने पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। तो इसमें सबसे पहला काम ये है कि जब भी ऐसी कोई फिगर आ जाए, आप हर शेप की नंबरिंग कर दो कि ये वायर नंबर 1 है, ये वाली वायर नंबर 2, ऐसे नाम देने हैं। तो मैंने इसको नंबर 1 दे दिया। स्ट्रेट वायर है ना, तो छोटी सी है तो स्ट्रेट वायर, इसको नंबर 1 दे दिया। फिर ये एक सर्कुलर आर्क है, इसको नंबर 2 दे दिया। फिर ये स्ट्रेट वायर है, इसको नंबर 3 दे दिया। फिर ऊपर फिर ये सेमी सर्कल है, इसको नंबर 4 दे दिया। ऐसे मैंने आर्क्स के नेम कर दे दिए। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताना है अपने को। जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, हर एक पार्ट का आप नाम दे रहे हो, इससे गलती नहीं लगेगी। अब एक बात सुनो, फर्स्ट जो वायर है वो कौन सी वायर है, शेप कौन सी है फर्स्ट वायर की? फर्स्ट वायर इज स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर के पॉइंट बिल्कुल एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर स्ट्रेट वायर के पॉइंट बिल्कुल एक्सिस पे लाई करे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो मतलब B1 की वैल्यू 0 होगी अगर पॉइंट एक्सिस पे लाई करे स्ट्रेट वायर के। ये याद रखना है, स्ट्रेट वायर का तो 0 ही हो गया। सेकंड जो वायर आपके पास आ रही है वो आ रही है सेमी सर्कुलर वायर। अब सेमी सर्कुलर वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई I/R1। डायरेक्शन, ये करंट अपना ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो आपको बताया था डायरेक्शन में आपने क्या लगाना है, क्रॉस। अब जो थर्ड वायर है आपके पास, थर्ड वायर भी स्ट्रेट वायर है, थर्ड वायर भी स्ट्रेट वायर है, और जो पॉइंट है वो थर्ड वायर के एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसके कारण थर्ड वायर के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक्सिस पे वो 0 बनेगा। अब बात आ गई फोर्थ वायर की। फोर्थ वायर के कारण चेक करो आप, फोर्थ वायर भी सेमी सर्कल है, फॉर्मूला वही μ0/4 2 I/R2 लगाया। ठीक है, डायरेक्शन फोर्थ वायर में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या लगेगा अपने पास, डॉट लगेगा। चेक कर सकते हो ऐसे बार की तरफ थंब आ रहा है। अब B1 0, B3 0, B2 और B4 रह गए। अब इसमें से किसका रेडियस कम है? रेडियस B2 का कम है। तो इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अपन लिखेंगे ना, उसमें अपन ने B2 का रेडियस कम है ना, तो B2 की वैल्यू ज़्यादा बनेगी। तो B2 में से आपने B4 माइनस करना है, आपने B2 में से B4 माइनस करना है। तो जब हम B2 में से B4 माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी बनेगी, μ0/4 2 I। B2 की वैल्यू में नीचे R1 है और B4 की वैल्यू में नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है। बस ये आंसर आ गया। और नेट डायरेक्शन क्रॉस लगेगी, पता क्यों? क्योंकि B2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, B2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो उसमें फिर अपन ने नेट जो लिखना है वो क्रॉस लगाना है। B2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो जो हमने नेट लिखना है वो क्रॉस लगाना है। B2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जो वैल्यू ज़्यादा होती है, जो वैल्यू ज़्यादा हो वही हमने लगानी होती है, उसी की डायरेक्शन हमें लिखनी होती है। बच्चे इसमें ना एक थोड़ी सी करेक्शन करो, मैंने ना यहाँ पे ना 2 जो है ना वो गलती से लगा दिया, पाई आना यहाँ पे, सेमी सर्कल है ना तो ये पाई लगाना है।
बी ये हो गया सही, ठीक है। अब तो नेट अपने पास आंसर आ गया। अगला देखते हैं अपन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, इस तरह आपको ये फिगर दी हुई है एक, ओ इसमें सेंटर है, यहाँ से करंट आ रहा है, ये वायर इन्फिनिटी से आ रही है, ये भी वायर इन्फिनिटी से आ रही है, और जो ये डिस्टेंस है ये आर है। हमने मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे पता लगाना है कितना है। We have to find magnetic field intensity at center O। हमने पता लगाना है कि O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। इसके लिए आप नंबरिंग करो इसकी, इसके लिए आप इसकी नंबरिंग करो। ये आपके पास कौन सी वायर है? फर्स्ट वायर है। इधर वाली वायर आपके पास सेकंड वायर है, और ये आपके पास थर्ड वायर है। तो पहले मैं फर्स्ट वायर के बारे में बात करता हूँ। जो बच्चे फर्स्ट वायर है वो शुरू कहाँ से हो रही है? इन्फिनिटी से, और जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है ना, उसके बिल्कुल सामने पॉइंट है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला कराया था, स्पेशल केस करवाया था एक स्ट्रेट वायर का। अगर स्ट्रेट वायर इन्फिनिटी से शुरू हो और पॉइंट बिल्कुल उसके सामने हो, तो एक एंगल तो बनेगा 90 डिग्री, और सामने वाले पॉइंट के लिए बनेगा एंगल 0 डिग्री। तो आपको ये फॉर्मूला शायद याद होगा, μ0/4 I/x। इसमें मैं r ले लेता हूँ, चलो I/r। एंगल एक है 90 डिग्री, क्योंकि वायर शुरू हो रही है इन्फिनिटी से। ये स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला था, प्लस पॉइंट बिल्कुल सामने इसके आ रहा है, तो इस पॉइंट के कारण जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। तो आपके पास b की वैल्यू जो बनेगी ना, वो μ0/4 I/r बनेगी। ये एक फॉर्मूला आपको मैंने याद करवाया था। अगर पॉइंट स्ट्रेट वायर के बिल्कुल एंड पे आ रहा है, मतलब एक्सिस पे नहीं आ रहा, एंड यहाँ पे वायर ख़त्म हो रही है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो मैं फिर फर्स्ट वायर के कारण, ड्यू टू फर्स्ट वायर, मैं कितना लिखूँगा मैग्नेटिक फील्ड? ड्यू टू फर्स्ट वायर μ0/4 I/r लिखना है मुझे। μ0/4 I/r। डायरेक्शन देखे, करंट इसमें जा रहा है राइट साइड पे, तो आपने थंब को राइट साइड पे करना है। जो पॉइंट की लोकेशन है वो O है, O इस वायर के विद रिस्पेक्ट टू नीचे है, तो आपने ये फिंगर नीचे की तरफ ओपन करनी है। तो आपकी जो पाम है ये बार की तरफ आ रही है, तो अगर पाम बार की तरफ आ रही है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? डॉट लग जाएगा। तो B1 की डायरेक्शन में हमने डॉट लगा दिया। ये करंट हो गया राइट साइड पे, पॉइंट नीचे आ रहा है, तो हमने फिंगर नीचे की तरफ ओपन कर दी, तो जो पाम है वो बार की तरफ आ गई। अब सेकंड जो केस है, उसमें जो वायर है वो सेमी सर्कल वायर है। सेमी सर्कल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है μ0/4 I/r। सेमी सर्कुलर वायर के लिए μ0/4 I/r। डायरेक्शन ऐसे घुमाएंगे हम फिंगर्स, तो बार की तरफ थंब आ रहा है, ऐसे फिंगर घुमाएंगे तो बार की तरफ थंब आ रहा है, तो आपने B2 वाले में क्या लगाना है? डॉट लगाना है। अब आपके पास जो थर्ड वायर है B3, वो भी स्ट्रेट वायर ही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, और जो पॉइंट है वो इसके एंड पे लाई कर रहा है। अगर पॉइंट थर्ड वायर के यहाँ पे एंड पे लाई कर रहा है, तो फॉर्मूला तो इसका वही बनेगा B3 का μ0/4 I/r। और जो डायरेक्शन है, करंट राइट साइड पे है, पॉइंट की लोकेशन ऊपर है, तो जो पाम है वो कहाँ आ रही है? बार की तरफ आ रही है। करंट राइट साइड पे, पॉइंट ऊपर, तो जो पाम है वो बार की तरफ आ रही है, इसलिए हमने B3 में क्या लगाना है? डॉट लगाना है। तो B1 आपके पास हो गया, B2 आपके पास हो गया, B3 आपके पास हो गया। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बनेगा, उसमें आपने इन तीनों को प्लस कर देना है, B1 + B2 + B3
और आपने साथ में क्या लगाना है, डॉट लगाना है। तो दिस इज़ द आंसर। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपके पास। यहाँ पे तीनों की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला केस आप देखते हैं। अगला केस है बच्चे ये वाला। यहाँ से करंट आ रहा है, ऐसे आगे ये जा रहा है। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ये ना कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर वाले, उनका ये कम्बिनेशन है। हाँ जी, और इसका जो आपको रेडियस गिवन है वो R गिवन है, और जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो I करंट फ्लो कर रहा है। तो देखते हैं कितना हमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है पॉइंट O पे ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। हाँ जी, सबसे पहले वायर्स की नंबरिंग करते हैं। ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर और ये थर्ड वायर। हाँ जी, अब पहले चेक करो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वायर जो पॉइंट है क्या वो फर्स्ट वायर के एक्सिस पे लाई कर रहा है। जो पॉइंट O है वो फर्स्ट वायर के एक्सिस पे लाई कर रहा है। हाँ जी, कर रहा है। अगर पॉइंट वायर के एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो उसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 0। तो फर्स्ट वायर के कारण आंसर तो आ गया 0। ड्यू टू सेकंड वायर है सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा μ0/4 पाई I/R बनेगा। ड्यू टू सेकंड वायर ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई I/R। ठीक है, डायरेक्शन देखे, ड्यू टू सेकंड वायर ऐसे है, करंट है बाहर की तरफ करंट है, तो हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। फर्स्ट वायर के कारण हो गया 0, सेकंड वायर के कारण हो गया डॉट। अब जो थर्ड वायर है ना, थर्ड वायर के कारण आप चेक करें क्या होगा। अब जो पॉइंट है जहाँ से थर्ड वायर शुरू होती है ना, पॉइंट बिल्कुल उसके सामने लाई कर रहा है, तो जिसके कारण थर्ड वायर में भी हमने पिछले केस में भी ये पढ़ाई है, बड़ी फॉर्मूला। स्ट्रेट वायर अगर एक एंड के सामने पॉइंट हो तो μ0/4 I/R फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन देखे, करंट कहाँ पे है, राइट साइड पे, पॉइंट है ऊपर, तो पाम कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ आ रही है तो अपन ने डॉट लगा दिया। तो बस फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड इनको प्लस करके आ जाएगा। B1 तो 0 है, B2 और B3 को आप प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि ये एक ना सर्कुलर कॉइल है, ये बना हुआ है पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, O इसमें सेंटर है, और जो AB आर्क है वो एंगल बना रही है थीटा। जो ये सेल है, इस सेल में से इधर करंट चला गया है I1, ऊपर करंट चला गया है I2। ये एंगल है थीटा, जिसको आप θ1 कह देते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। ये एंगल है θ1, और ऊपर वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा θ2। वैसे तो 360 माइनस θ1 बनेगा, मैंने θ2 लिख दिया। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। हमने पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। तो बच्चे इस केस में अपने पास डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, 2 आर्क्स है, एक है माइनर आर्क फर्स्ट कह दिया और उसको मेजर आर्क को सेकंड नाम दे दिया। अब ड्यू टू माइनर आर्क बताइए व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट O।
ड्यू टू माइनर आर्क वट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा 1 I1 बाय आर। क्योंकि माइनर आर्क में करंट है I1 और माइनर आर्क का सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड हुआ है थीटा 1। तो आ गया ये। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन माइनर आर्क में करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो माइनर आर्क में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डॉट बनेगी। चेक कर सकते हो, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऐसे घुमाएंगे तो थंब बार की तरफ आ रहा है, डॉट बनेगी। अब जो मेजर आर्क के आपके पास, मेजर आर्क में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा 2 I2 बाय आर दिखेंगे, क्योंकि मेजर आर्क में एंगल है थीटा 2 और करंट है I2। तो मेजर आर्क में जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो आपके पास डायरेक्शन बनेगी क्रॉस। अब बच्चे इसमें एक डायरेक्शन है डॉट, दूसरी की डायरेक्शन है क्रॉस, दोनों डायरेक्शन है ऑपोजिट, दोनों डायरेक्शंस है ऑपोजिट। तो नेट कैंसिल होंगे या ऐड होंगे, तो देखते हैं आप क्या होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देखते हैं आप क्या होता है। ये दोनों वायर्स बताइए पहले किस में लगी, नीचे वाली आर्क तो ऊपर वाली आर्क, दोनों लगी है पैरेलल में। नीचे वाली आर्क और ऊपर वाली आर्क कितनी किस में लगी है, पैरेलल में लगी है। और पैरेलल में ये वाली वायर और ऊपर वाली वायर ना पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो V1 को मैंने किसके बराबर कर दिया, V2 के। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला I1 R1, R1 रेजिस्टेंस है और इधर I2 R2। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है रो रेजिस्टिविटी L1 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, वो तो सेम ही होगा। थिकनेस ऑफ द वायर सेम होती है, ए जो होता है ना इस वायर की थिकनेस है, कितनी वायर की थिकनेस है वो सेम होगा। ऐसे इधर R2 की वैल्यू मैं लिखूँगा रो L2 बाई ए। रो है रेजिस्टिविटी, ए है थिकनेस ऑफ द वायर। अब इसमें रो से रो कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया है I1 L1 इक्वल टू I2 L2। अब जो L1 है वो लेंथ की आर्क है। अगर L1 लेंथ की आर्क है तो आपको पता है थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले केस में एंगल है थीटा 1 L1 वाली आर्क में, ये L1 लेंथ है पहली आर्क की, L1 आर्क में एंगल है थीटा 1, तो फिर तुम्हारे पास L1 की वैल्यू कितनी बनेगी, थीटा 1 आर। इसी तरह L2 की वैल्यू कितनी बनेगी, थीटा 2 आर। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, L1 की वैल्यू है थीटा 1 आर और L2 की वैल्यू है थीटा 2 आर। व्हाट इज़ आर, आर है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने आर्क L1 और आर्क L2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। इसमें आर से आर कैंसिल हो गया, तो आपके पास I1 थीटा 1 किसके बराबर आ गया, I2 थीटा 2 के इक्वल आ गया। अगर आपके पास I1 थीटा 1 I2 थीटा 2 के बराबर आ गया है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें B1 और B2 की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, और I1 थीटा 1 किसके बराबर आ गया, I2 थीटा 2 के इक्वल आ गया, हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब B1 किसको कैंसिल करेगा, B2 को कैंसिल करेगा। अगर B1 B2 को कैंसिल करेगा तो व्हाट इज़ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, 0। I1 थीटा 1 I2 थीटा 2 के बराबर आ गया, इसका मतलब B1 B2 बराबर हो गए दोनों, डायरेक्शन है ऑपोजिट, तो ये कैंसिल होके व्हाट इज़ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, वो आ गया 0। इसका मतलब अगर किसी भी लूप में करंट ऐसे डिवाइड होना, जैसे ये लूप है और करंट यहाँ से एंटर करके डिवाइड हो गया, अगर किसी भी लूप में ऐसे करंट एंटर करके डिवाइड हो रहा है ना, तो हमेशा ही सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, ये याद रख लो। किसी भी लूप में अगर करंट एंटर कर रहा है और डिवाइड हो रहा है तो हमेशा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। कोई भी लूप आ जाए, लूप में अपने पास स्केयर भी आ गया, अगर मान लो इस स्केयर में यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, फिर आपको पता है डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से करंट बाहर आएगा, तो इसके सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये एक रिजल्ट है ये कि किसी भी लूप में अगर करंट एंटर करे और वो करंट अगर लूप में डिवाइड होता है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे बनेगा
वो आपके पास 0 बनेगा। तो इस सर्कल में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 बनेगा और स्क्वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 बनेगा। तो ये एक स्टेटमेंट आप नोट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज़ 0 व्हेन द करंट एंटर द लूप एंड डिवाइड, व्हेन द करंट एंटर द लूप एंड डिवाइड। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हम कर रहे हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बी रेगुलर रहिए, अपनी क्लासेस डेली देखिए। थैंक यू।